हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। 21 दिसंबर को आपका एलटी का एग्ज़ाम है और हम 2021 टीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम पूरे टीजीटी के जो लास्ट के क्वेश्चन बचे थे 90 to 125, उनको आज सॉल्व करके ये 2021 का पेपर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसके पिछले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, और जल्दी से आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए पेपर के क्वेश्चन, ताकि आपके अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको लगे कि या सुनकर याद होने पर आपको ये है कि आप 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही चुन पाएंगे, इसमें आपको मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो सुंदरता साधन मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सुंदरता क्या है? सुंदरता हमारा आंतरिक मूल्य है। क्या है? सुंदरता हमारा आंतरिक मूल्य है। मूल्य का अर्थ सरल शब्दों में कहें तो यह संपत्ति के मूल्य का एक माप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया था? तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप डिटेल से जान लीजिए। पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? NIN हैदराबाद ने, CFRTRI मैसूर ने, ए और बी दोनों ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है, क्या विकल्प हमारा सही होगा? हमारा विकल्प सही होगा CFRTRI मैसूर। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ CFRTRI द्वारा विकसित किया गया है, जो मैसूर में स्थित है। CFRTIR का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की एक प्रमुख संस्था है। किसकी संस्था है? नई दिल्ली की और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है, और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार, ज्ञान प्रसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में गुणवत्ता तथा विभिन्न कार्यान्वयन स्तरों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या करती है CFRTRI? वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें गुणवत्ता मतलब किसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी चीज़ें हम उसमें और बढ़ोतरी कर सकते हैं उनके बारे में वो रिसर्च करती है, और उसके बाद वह इस तरह का भोजन ग्रामीणों को और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो असीमित होता है, कि बहुआयामी होता है, कि निर्धारित होता है, कि द्विआयामी होता है? तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुआयामी होता है तथा उसका प्रत्यक्ष संपर्क लोगों से रहता है। प्रसार के अंतर्गत कार्यकर्ता को अत्यंत कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। उसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों स्थानों पर कार्य करना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र सिर्फ असीमित ही होता है। देखिए, इसमें सारे ऑप्शन आपको लगभग सही लगेंगे। असीमित, निर्धारित, द्विआयामी, बहुआयामी। पर क्या है, एक प्रसारकर्ता बहुत तरीके से कार्य करता है। सिर्फ वह गांव में रहकर ही असीमित क्षेत्र में कार्य नहीं करता, बल्कि उसको शहर में आकर भी नई तकनीकों को सीख कर गाँव में पहुँचाना रहता है। तो इस तरह से, और हर वर्ग के आयु वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा देनी होती है, टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी होती है, क्या नए नियम आए हैं, क्या सरकार ने उनके लिए सहूलियतें की हैं, ये सारे कार्य प्रसार कार्यकर्ता को करने होते हैं। तो इसलिए प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र बहुआयामी हो जाता है। तो ऑप्शन आएगा, प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र कैसा होता है? तो आप बोलेंगे प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र बहुआयामी होता है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं क्या? ऑप्शन ए दाढ़े, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन डी अग्र चवर्णक। तो प्रथम अस्थायी दांत क्या होते हैं? जो बच्चे के आगे की जो 2 दांत निकलते हैं उन्हें हम प्रथम अस्थायी दांत कहते हैं। तो प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक होते हैं। केंद्रीय मतलब बीच में जो निकलते हैं। प्रथम अस्थायी दांत को बच्चे के दांत, दूध के दांत, या पर्णपाती दांत, या प्राथमिक दांत के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे के प्रथम अस्थायी दांत को कितने नामों से हम जानते हैं? कई नामों से जानते हैं। कैसे? प्रथम अस्थायी दांत
को बच्चों के दांत, दूध के दांत तो सभी लोग जानते हैं, पर पर्णपाती दांत सभी ने नहीं सुना होगा, प्राथमिक दांत के रूप में जानते हैं, पर्णपाती दांत के रूप में जानते हैं। मानव के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर क्वेश्चन आए कि मानव के स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे मानव के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें छेदक या कृंतक, काटने, भेदक, रदनक, फाड़ने वाले, अग्रचवर्णक और चवर्णक चबाने के काम में आता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पर। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। क्या मानसिक स्वास्थ्य रखा गया है, या पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है, या सकारात्मक पर्यावरण रखा गया है, या शुद्ध पर्यावरण रखा गया है? अगर आप इस क्वेश्चन के टच में नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए मानसिक स्वास्थ्य तो आप अलग कर लेंगे, पर पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पर्यावरण या शुद्ध पर्यावरण में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य, ऑप्शन बी। क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य या पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की शाखा प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण के सभी पहलुओं से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्या? पर्यावरण। मानव स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करता है? पर्यावरण। मानव स्वास्थ्य के लाभ के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्राकृतिक और निर्मित वातावरण पर केंद्रित है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रमुख उप विषय होते हैं पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण और व्यावसायिक चिकित्सा, विश्व विज्ञान और महामारी विज्ञान। ये सभी क्या हैं? पर्यावरण स्वास्थ्य के क्या हैं? उपभाग हैं या उप विषय हैं। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण और व्यावसायिक चिकित्सा, विश्व विज्ञान और महामारी विज्ञान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए ये टेक्सटाइल से कॉलर से पूछा गया क्वेश्चन है। मैड्रिन एक प्रकार का क्या है? कॉलर है, आस्तीन है, कफ है, योक है। तो आप क्या कहेंगे? मैड्रिन एक प्रकार का कॉलर है। एक मैड्रिन कॉलर स्टैंडिंग कॉलर, बैंड कॉलर या चोकर कॉलर शर्ट या जैकेट पर एक छोटा खुला स्टैंड अप कॉलर स्टाइल है। जैसे कि नेहरू जी का कॉलर कैसा है, मोदी जी का कॉलर कैसा है? मैड्रिन कॉलर है। शैली का पश्चिम नाम किंग युंगचिन में मैडरिन नौकरशाहों के लिए लिया जाता था, जिन्होंने इसे अपनी वर्दी के हिस्से के रूप में नियोजित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्वेश्चन नंबर 96। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एडम स्मिथ द्वारा, डॉक्टर एंजल द्वारा, एम मार्शल द्वारा, डॉक्टर डी ग्रास एवं कैंट्रेल द्वारा। तो बजट का नियम किसने दिया था? बजट के लिए उपभोग का नियम किसने दिया था? बजट के लिए उपभोग का नियम डॉक्टर एंजल ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एंजल ने। कि कौन सा नियम दिया? उपभोग का नियम। डॉक्टर एंजल ने किसका नियम दिया? उपभोग का नियम। उपभोग का नियम किसने दिया? डॉक्टर एंजल ने दिया। एंजल का उपभोग नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत था। क्या था ये? एक आर्थिक सिद्धांत था। किस पर? बजट पर। उपभोग के नियम के अनुसार आय की वृद्धि के साथ साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी हो जाती है। एंजल के नियम में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय की वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका खर्च भोजन पर होने वाले खर्च पर कम हो जाता है। नंबर 2, मकान तथा कपड़े पर होने वाला व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो या निम्न मध्यम वर्गीय हो या उच्च मध्यम वर्गीय हो, सभी व्यक्तियों का मकान तथा कपड़े पर होने वाला व्यय स्थिर रहता है। किसने बताया था? डॉक्टर एंजल ने। किस नियम में? उपभोग के नियम में। नंबर 3, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं, ज्यामितीय कहते हैं, तापमान कहते हैं या कैलोरी कहते हैं? तो ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा के मापने की विधि को हम कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा के मापने की विधि को हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ऊर्जा के मापने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो
आप इसको मन ही मन स्मरण कीजिए। क्या कहते हैं ऊर्जा के मापने की विधि को? हम कैलोरीमीटर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी डिटेल पर। ऊर्जा के मापने की विधि को कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी कहते हैं। ऊर्जा के मापने की विधि को हम कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी कहते हैं। ऊष्मामापी या कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है जो ऊष्मामिति में सहायक होता है। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्माधारित मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो हम आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है? मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 बोरिक अम्ल, नंबर 3 कास्टिक सोडा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? मर्सराइजिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? मर्सराइजिंग में हम कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑप्शन सी सही होगा। और मर्सराइजिंग परिचर्या में हम कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग करते हैं। अब आपसे कभी पूछा जाए कि मर्सराइजिंग में हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे मर्सराइजिंग में हम कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मर्सराइजिंग में? कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के रूप में भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के रूप में भी जाना जाता है। किसको? कास्टिक सोडा को किस रूप में जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के रूप में जाना जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज, साबुन, डाइस्टफ, रेयॉन, गंध धातु, पेट्रोलियम परिष्करण, सूती कपड़े परिष्करण, लकड़ी परिष्करण, मशीनी उद्योग का उत्पादन करने में किया जाता है। ये आज गया सभी का फेवरेट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? सन 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पर आपसी सहयोग, मानव स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की एक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने देश हैं? 194 देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। क्या है? एक आनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को की गई। कब की गई? 1948 में। देखिए इसमें ऊपर ऑप्शन सही नहीं दिया गया, तो उसमें 1945 उससे नज़दीक के साल को लिया गया है। वैसे कब हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। किसमें? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। देखिए दिखा गया है इसमें दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन के ऑप्शन सारे गलत बनाए गए। इसकी रियल क्या है? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है कितने किलो कैलोरी? 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी की 9 किलो कैलोरी? तो 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, परंतु यह सांद्र स्रोत है। 1 ग्राम के वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली तेल, अन्य तेल, घी इत्यादि में पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग कितनी कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो शिक्षण संस्थाओं से बाहर औपचारिक शिक्षा के वंचित ग्रामीण व्यक्तियों को दी जाने वाली एक प्रकार की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का निम्न उद्देश्य होता है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। अतः वैज्ञानिकों से किसानों या
ग्रामीण व्यक्तियों को जोड़ना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, क्यों जोड़ना रहता है? ताकि वो नई तरह की जो टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान में आई हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके, ताकि वो अपनी फसल का उत्पादन अधिक से अधिक कम लागत में कर सकें। अब आ जाते हैं, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा विवाह से, बाल विवाह से, या उपर्युक्त सभी? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसके बाद में लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे। क्या, कौन था इसके प्रायोजक शारदा एक्ट के? हरविलास शारदा, जिनके नाम पर शारदा अधिनियम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संतुलन तालिका में किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? मतलब बैलेंस चार्ट कब बनाया जाता है? तो संतुलन तालिका कब बनाई थी? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, या ए और बी दोनों में? तो संतुलन तालिका साल के अंत में बनाई जाती है। जैसे बजट साल के शुरुआत में कोई भी कार्य करने से पहले बनाया जाता है, वैसे ही संतुलन तालिका कब बनाया जाता है? साल के अंत में। एक उपभोग संतुलन तालिका साल के अंत में बनाई जाने वाली अवस्था है। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे या प्राप्त करे। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीन वक्र तक पहुंचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? तो साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? खतरनाक VLDL कोलेस्ट्रॉल है। क्या है सबसे खतरनाक? VLDL। बहुत अधिक वसा और बहुत कम प्रोटीन तथा ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी बताया जाता है कि ये लीवर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? विटामिन डी, हार्मोन